चलिए, तो आज के लेक्चर में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ अज़ोर डीएनएस के बारे में। ठीक है, कि अज़ोर डीएनएस क्या होता है। तो अज़ोर डीएनएस से पहले ये समझो कि डीएनएस क्या होता है और इसका काम क्या होता है और इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, फिर हम आएंगे अज़ोर डीएनएस की तरफ। ठीक है, तो बेसिकली आपका जो डीएनएस होता है इसका फुल फॉर्म होता है डोमेन नेम सिस्टम। क्या होता है? डोमेन नेम सिस्टम। अब ये जो आपका डोमेन नेम सिस्टम है, बेसिकली ये क्या है, एक फ़ोन बुक ऑफ इंटरनेट है जो डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करता है। क्या करता है? डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करता है। इसको थोड़ा सा एक डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ आप लोगों को, तो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। सपोज दैट कि यहाँ पर मेरे पास क्या है, एक यूज़र बैठा हुआ है। ये यूज़र अपने सिस्टम से क्या कर रहा है, कोई भी वेबसाइट को एक्सेस करेगा। तो सबसे पहले तो इसको क्या करना पड़ेगा, कोई भी आईपी एड्रेस इसके पास होगी तभी जाके हुए अपनी रिक्वेस्ट को भेज पाएगा। राइट? क्या कर पाएगा? अगर इसके पास कोई रिक्वेस्ट भेजना है इसको, तो कोई आईपी एड्रेस होगी तभी ये भेज पाएगा। करेक्ट? तो ये क्या किया, इसने एक आईपी एड्रेस लिया। फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ 8.192.0.16, ऐसा कुछ ले लिया। ठीक है, अब इसकी ये जो रिक्वेस्ट है ये आईपी एड्रेस की क्या होगी, ये कहीं ना कहीं आपका जो डीएनएस रिजॉल्वर होता है उसके पास जाएगी। तो यहाँ पर आपके पास क्या होता है, डीएनएस रिजॉल्वर होते हैं। ठीक है, तो आपके पास एन नंबर ऑफ डीएनएस रिजॉल्वर होगा। ठीक है, तो ये आपके पास डीएनएस रिजॉल्वर है। तो मैं एक ही में लिख देता हूँ, आपको समझ जाना। चलिए, तो आपका एक ये डीएनएस रिजॉल्वर हो गया। उसके बाद ये आपके पास डीएनएस रिजॉल्वर हो गया। राइट? चलिए, अब आपके पास ये डीएनएस रिजॉल्वर हो गए। तो यहाँ से क्या होता है कि यहाँ से आपकी रिक्वेस्ट जाती है आपका जो रूट डीएनएस सर्वर होता है वहाँ पर। क्या होता है, अब यहाँ से आपकी जो रिक्वेस्ट है वो जाएगी आपके रूट डीएनएस सर्वर तक। ठीक है, तो ये आपके पास है नंबर ऑफ डीएनएस रूट सर्वर होंगे। एक रूट डीएनएस सर्वर आपके पास ये रखा हुआ है, दूसरा रूट डीएनएस सर्वर आपके पास ये रखा हुआ है, तीसरा आपके पास ये रखा हुआ है। अब ये जो रूट डीएनएस सर्वर है इसमें अलग अलग होगा। ठीक है, कोई सा आपका ऑथोरिटेटिव डीएनएस रिजॉल्वर होगा, तो ये आपके, मैं इनको रूट ही बोल देता हूँ। ठीक है, रूट डीएनएस सर्वर। और ये भी आपका रूट डीएनएस सर्वर, सॉरी, इसको बोल देता हूँ मैं .com TLD नेम सर्वर। ओके, अभी इसको समझा दूंगा पूरा फ्लो, टेंशन नहीं लो। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका यहाँ पर, तो आप इसको नाम दे दो ऑथोरेटिव डीएनएस रिजॉल्वर। ठीक है, तो ये आपने इसको बता दिया। अब यहाँ से क्या होगा, आपकी रिक्वेस्ट आएगी, जैसे आपका example.com हो गया। राइट? क्या हो गया? example.com। ये रिक्वेस्ट हैंडल होगी यहाँ पर आपके। ओके, तो आपका example.com आ गया। उसके बाद नेक्स्ट आपका यहाँ पर जो है, तो सबसे पहले आपकी रिक्वेस्ट कहाँ से, देखो यहाँ से फ्लो होगी। ये आपका जो आईपी एड्रेस है ये आएगा कहाँ पर आपके पास, डीएनएस रिजॉल्वर के पास। ये डीएनएस रिजॉल्वर से आपकी रिक्वेस्ट जो है पहुंचेगी कहाँ पर, आपके पास जो रूट डीएनएस सर्वर है इसके पास जाएगी। उसके बाद यहाँ से रिक्वेस्ट जो है आपको रिटर्न आएगी टीएलडी नेम सर्वर के साथ। फिर उसके बाद फोर्थ नंबर पे जो स्टेज है वो आपकी कहाँ पर जाएगी, .com टीएलडी नेम सर्वर के पास। फिर उसके बाद रिक्वेस्ट वापस आएगी। फिर 6 नंबर पे क्या होगा, ये आपका example.com जो है ये आपके पर्टिकुलर आईपी एड्रेस पे जाएगा। ठीक है, तो पहले फ्लो में क्या हुआ, ध्यान से समझो। यहाँ से रिक्वेस्ट आई, यहाँ पर गई, फिर यहाँ से यहाँ गई और रिटर्न होके इसके पास आई। फिर यहाँ से उठ के इसके पास गई, रिटर्न होके इसके पास आई। फिर यहाँ से उठ के यहाँ जाएगी और यहाँ पर जो भी आपका आईपी एड्रेस बाइंड होगा वहाँ पर जाएगी। ठीक है, तो ये डीएनएस रिजोल्यूशन का जो बेसिकली फ्लो है वो आपका काम करता है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर एक आपने प्रॉब्लम देखा कि इसको क्या करना पड़ रहा है, आईपी एड्रेस को ब्राउज़र पे हिट करना पड़ रहा है। अब अगर एक दो आईपी एड्रेस यूज़ करना हो तो चलो ठीक है, बंदे को तो दिन में 50 आईपी एड्रेस यूज़ करनी, मतलब 50 वेबसाइट यूज़ करनी है। कभी वो facebook.com यूज़ कर रहा है, कभी google.com यूज़ कर रहा है, कभी azure.com यूज़ कर रहा है, कभी aws.com यूज़ कर रहा है, कभी vivek.com यूज़ कर रहा है, कभी आशीष.com, एन नंबर ऑफ
वेबसाइट उसके पास है, तो नेम रखना तो उसके लिए ईजी होगा। बट अगर वहीं पर मैं बोलूँ कि विवेक की वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए ये आईपी एड्रेस है, आशीष की वेबसाइट एक्सेस करने के लिए ये वाला आईपी एड्रेस है, कितना कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मार्केट में क्या हुआ, डीएनएस का कॉन्सेप्ट आया था, डोमेन नेम सिस्टम का। तो यहाँ पर क्या होता है कि आपका जो आईपी एड्रेस है वो किसी न किसी डोमेन नेम से बाइंड होता है। तो जैसे मैंने यहाँ पर दे दिया cloudwithvivek.com, क्या कर दिया मैंने, यहाँ पर दे दिया cloudwithvivek.com। जैसे मेरी यहाँ पर आप वेबसाइट भी देखोगे, तो मेरी वेबसाइट को अगर मैं आप लोगों को बोलूँ कि मेरी वेबसाइट आप लोग एक्सेस करिए cloudwithvivek.com, तो आप लोग क्या बोलोगे, सर किस नाम से वेबसाइट सर्च करना है, ये तो नहीं पूछोगे सर आईपी एड्रेस दे दो वेबसाइट की। तो देखो जैसे ये मेरा cloudwithvivek.com वेबसाइट आ गई, फिर उसके बाद यहाँ पर अपकमिंग बैच है, जो मतलब वेबसाइट के अंदर वो तो मैंने डिज़ाइनिंग की है, वो अलग बात है। बट यहाँ पर जो मेरी वेबसाइट आपने एक्सेस कर रखा है, उस वेबसाइट को आप किसी न किसी डोमेन नेम से एक्सेस करो। बट ये डायरेक्ट डोमेन नेम काम कर रहा है क्या, नहीं, बैकएंड में इसके क्या लगा हुआ है, आईपी एड्रेस। तो डोमेन नेम का सिर्फ इतना सा काम होता है कि अगर कोई बंदा आपके इस नेम को कॉल करेगा, तो वो बैकएंड में ये आईपी एड्रेस, मतलब आईपी एड्रेस जो भी होगी, ये फिक्स नहीं है, तो वो आईपी एड्रेस को लेके जाएगा और पूरा का पूरा रिजोल्यूशन करके देगा। समझ में आए। तो इसका जो बेसिकली फ्लो है वो क्या होता है, यूज़र ब्राउज़र में टाइप करता है डोमेन नेम, जैसे www.cloudwithvivek.com। ब्राउज़र चेक करता है कैसे जो लोकल मेमोरी होती है, ठीक है। फिर उसके बाद ओएस जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो चेक करता है होस्ट फाइल डीएनएस कैसे। फिर रिक्वेस्ट जाता है आपका रिकर्सिव रिजॉल्वर जो आईएसपी, यहाँ पर ये जो डीएनएस रिजॉल्वर लिखा है ये आपके रिकर्सिव रिजॉल्वर बोले जाते हैं, ठीक है। तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हो गया आपका डीएनएस, अजोर डीएनएस, जो भी एक्स वाई जेड है। तो रिजॉल्वर पूछता है कि रूट डीएनएस सर्वर जो है वो क्या है, डॉट कॉम कहाँ है, राइट। तो ये डॉट कॉम ढूंढता है। फिर उसके बाद टीएलडी सर्वर जो डॉट कॉम है वो क्या है, गूगल का सर्वर कहाँ है वो पता करता है। फिर ऑथोरेटिव डीएनएस जो है एक्चुअल आईपी देता है, तो आईपी ब्राउज़र को मिलता है और वेबसाइट ओपन हो जाती है, ठीक है। तो पूरा इस तरीके से इसका एक शॉर्ट में डायग्राम बना देता हूँ। देखो सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पर आपका क्लाइंट रिक्वेस्ट करेगा, क्लाइंट मतलब यूज़र। क्लाइंट के बाद जो रिक्वेस्ट जाएगी वो आपके पास रिजॉल्वर के पास जाएगी, रिजॉल्वर के बाद आपके रूट पे आएगी, रूट के बाद टीएलडी पे आएगी, टीएलडी के बाद ऑथोरेटिव के अंदर आएगी, उसके बाद ऑथोरेटिव के अंदर आईपी पे जाएगी और फिर रिस्पॉन्स आएगा। ये पूरा का पूरा आपका एक फ्लो होगा। समझ में आए। चलिए, इस तरीके से जो है तो आपका ये पूरा का पूरा वर्क फ्लो काम करता है। देखो ये आपका क्लाइंट रिजॉल्वर पे, रिजॉल्वर से रूट पे, रूट से टीएलडी पे, टीएलडी से ऑथोरेटिव पे, ऑथोरेटिव से आईपी पे, आईपी से रिस्पॉन्स पे, और रिस्पॉन्स डायरेक्ट उठ के आ जाएगा किसके पास, क्लाइंट के पास। तो इस तरीके से काम करता है। अब जरा समझते हैं कि डीएनएस के जो यूज़ केसेस है वो क्या है। जैसे आप वेबसाइट होस्ट करना है cloudwithvivek.com, तो आप यूज़ कर सकते हो डोमेन नेम का। फिर लोड बैलेंसिंग करनी है अगर आपको मल्टीपल आईपी के साथ, तो आप यूज़ कर सकते हो डोमेन नेम का। ईमेल राउटिंग करनी जैसे आपका एमएक्स रिकॉर्ड वगैरह, तो आप यूज़ कर सकते हो। फिर सर्विस डिस्कवरी जैसे माइक्रो सर्विसेज वगैरह, कुबरनेटीज अगर आप पढ़ोगे तो उसमें पता लगेगा। फिर सीडी एंड कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क राउटिंग होता है, वहाँ पर यूज़ करते, राइट। तो ये सारी चीज़ें आपका जो है तो काम करने के लिए डीएनएस का यूज़ होता है। अब डीएनएस से रिलेटेड कई बार रियल टाइम पे प्रॉब्लम्स आती, प्रॉब्लम क्या आती, वेबसाइट ओपन नहीं होती है, रॉन्ग आईपी रिजॉल्व नहीं हो रहा है, कई बार होता है हाई लेटेंसी मतलब स्लो डीएनएस रिस्पॉन्स आ रहा है, कई बार होता है डीएनएस स्पूफिंग मतलब सिक्योरिटी इशू होता है, कई बार क्या होता है टीटीएल मिस कन्फिग्रेशन होता है, तो ओल्ड डेटा कैसे से उठाता है। तो ये प्रॉब्लम आपको देखने को मिलता है। उसके बाद जब आप यहाँ पर आएंगे तो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ता है, डीएनएस रिकॉर्ड टाइप के बारे में पता होना चाहिए। किसके बारे में, डीएनएस रिकॉर्ड टाइप। ओके। तो जो आपका डीएनएस रिकॉर्ड टाइप है वो आपके पास ए होता है, उसके बाद 4 टाइम ए वाला होता है, फिर सी नेम होता है आपके पास, उसके बाद नेक्स्ट आपके पास आता है एम एक्स, उसके बाद नेक्स्ट आपके पास आता है टी एक्स टी, उसके बाद नेक्स्ट आपके पास आता है एन एस, ठीक है। ऐसे और भी होते हैं बट ये जो कॉमन यूज़ केस वाले वो मैं बता रहा हूँ। अब आपका जो ए वाला है ये कब यूज़ होगा, अगर आपको क्या करना है, डोमेन नेम को आईपी वर्जन 4 के साथ बाइंड करना है। क्या करना है, डोमेन टू IPv4, तो आप यूज़ करोगे सिंगल ए। अगर आपको क्या करना है,
डोमेन नेम को IPv6 के साथ बाइंड करना है, डोमेन टू IPv6, तो आप यूज़ करोगे क्या, 4 वाला। अगर आपको किसी डोमेन नेम को दूसरे डोमेन नेम से बाइंड करना है, अलियास, ठीक है, तो आप यूज़ करोगे क्या, सी नेम। ये अलियास वाला थोड़ा एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कई बार क्या होता है, AWS क्लाउड आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो AWS क्लाउड में क्या होता है, जब आप लोग लोड बैलेंसर क्रिएट करते हो, क्या करते हो आप लोग, लोड बैलेंसर क्रिएट करते हो, तो उस लोड बैलेंसर के अंदर क्या होता है, उस लोड बैलेंसर के अंदर डिफ़ॉल्ट नेम मिलता है। क्या मिलता है, डिफ़ॉल्ट नेम। तो वो डिफ़ॉल्ट नेम आपका जो होता है DNS, उसको अगर आप अपने कस्टम डोमेन, जैसे मैं बोला कि मेरा cloudwithvivek.com है, राइट, तो इस डोमेन नेम के साथ मुझे क्या करना है, मेरा जो डिफ़ॉल्ट DNS मिला था लोड बैलेंसर का, उसके साथ बाइंड करना है, तो मैं क्या करूँगा, सी नेम का यूज़ करूँगा। मतलब एक डोमेन नेम को दूसरे डोमेन नेम के साथ बाइंड करना है, तो आप क्या यूज़ करोगे, सी नेम यूज़ करोगे। क्लियर हुआ। नेक्स्ट आता है आपके पास MX रिकॉर्ड। हाँ बोलो। बाइंड मतलब कंबाइन क्या? हाँ, बाइंड मतलब कंबाइन, बाइंड मतलब नहीं, कंबाइन नहीं होता, बाइंड मतलब होता है उसको जोड़ना या कनेक्शन बनाना, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपके पास MX। तो MX जो है ये आपका ईमेल सर्वर के लिए यूज़ होता है। क्या होता है, ईमेल सर्वर के लिए आपका यूज़ होता है। तो जब आपको ईमेल सर्वर की तरफ कोई ट्रैफिक रीडायरेक्ट करनी होती है, आप MX रिकॉर्ड यूज़ करते हो। उसके बाद आता है नेक्स्ट आपका TXT। ये क्या होता है, जब आपको वेरिफिकेशन या सिक्योरिटी से रिलेटेड DNS रिजॉल्व करने होते हैं, तब आप यूज़ करते हो वेरिफिकेशन या सिक्योरिटी, तो आप यूज़ करते हो TXT का, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है NS। NS जो होता है ये आपका नेम सर्वर होते हैं। तो अभी ये नेम सर्वर अपन देखने वाले हैं, इसका टेंशन नहीं लेना है, ठीक है आपको। तो ये इतने टाइप के आपके पास क्या होते हैं, DNS रिकॉर्ड टाइप होते हैं। उसके अलावा भी होते हैं, बट ये जो कॉमन यूज़र है मैंने वो बताया। अब आते हैं अपन मेन टॉपिक, जो आपका अजोर DNS है, ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट का अजोर DNS जो है ये क्या है, होस्टिंग सर्विस है आपकी। क्या है, होस्टिंग सर्विस। कौन सी, माइक्रोसॉफ्ट का जो अजोर DNS है ये होस्टिंग सर्विस है। इसके एडवांटेज क्या क्या है, हाईली अवेलेबल होता है, ग्लोबल तरीके से काम करता है, ये मैनेज सर्विस है, नो नीड टू मैनेज DNS सर्वर, मतलब आपको कोई भी DNS सर्वर मैनेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। दूसरी चीज़, सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर मैं बात करूं कि मुझे एक डोमेन नेम बाय करना है, तो क्या आप अजोर क्लाउड के अंदर बाय कर सकते हो, नहीं। अगर आप AWS में जाओगे तो AWS आपको डोमेन नेम परचेस करने का फीचर देता है, बट अजोर क्लाउड ऐसा फीचर नहीं देता कि आप डोमेन नेम बाय कर सको। हाँ, आपको डोमेन नेम बाय करना है तो आप क्या करिए, GoDaddy पे जाके बाय कर लो, नेम चीप करके एक वेबसाइट है वहाँ से बाय कर सकते हो। फिर उसके बाद नेक्स्ट आपका आएगा, तो यहाँ पर होस्टिंगर से आप ले सकते हो, AWS क्लाउड में ले सकते हो। तो ये आपके क्या है, मल्टीपल DNS प्रोवाइडर हैं, तो आप वहाँ से बाय कर सकते हो। बट अजोर ऐसा नहीं बोलता कि डायरेक्ट आप डोमेन नेम मेरे अजोर क्लाउड में बाय कर पाओ, ऐसा कोई फीचर नहीं। समझ में आ गया समीर जी, अनिल जी एंड आशीष जी, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट आता है हमारे पास अजोर के अंदर DNS टाइप्स। क्या आते हैं, अजोर DNS टाइप। अजोर DNS टाइप्स, तो आपका जो अजोर DNS टाइप है, इसको हम लोग कई बार क्या बोलते हैं, होस्टेड जोन के नाम से भी कॉल करते हैं, टाइप्स ऑफ होस्टेड जोन। तो बेसिकली हमारे पास एक पब्लिक DNS होता है जिसे आप लोग पब्लिक होस्टेड जोन बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, पब्लिक होस्टेड जोन। उसके बाद नंबर 2 पे आता है आपके पास प्राइवेट, ठीक है। तो इसे हम लोग प्राइवेट DNS के नाम से कॉल करते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं प्राइवेट होस्टेड जोन। चलिए, तो यहाँ पर आपका पब्लिक होस्टेड जोन और प्राइवेट होस्टेड जोन दो टाइप के होते हैं, दोनों को समझते हैं जरा कि किसका क्या काम होता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ पब्लिक वाला। कौन सा वाला, पब्लिक वाला। तो पब्लिक वाला क्या होता है, बेसिकली जब आपको क्या करना हो, इंटरनेट के थ्रू कनेक्शन बनाना हो, क्या करना हो, इंटरनेट के थ्रू कनेक्शन बनाना हो, तब आप क्या यूज़ करेंगे, इसमें पब्लिक होस्टेड जोन का यूज़ करेंगे, ठीक है। ये जब आप इंटरनेट से, जैसे मेरी वेबसाइट एक्सेस हो रही है, ये जो मेरी cloudwithvivek.com वेबसाइट चल रही है, ये वेबसाइट क्या है, मेरी इंटरनेट से एक्सेस हो रही है।
तो डेफिनेटली यहाँ पर जो डीएनएस नेम यूज़ किया है मैंने, मतलब जो होस्टेड जोन टाइप है वो क्या है, पब्लिक है। ये आपको AWS क्लाउड में भी वही चीज़ मिलेगी कि भाई मेरा जो होस्टेड जोन है AWS क्लाउड में, उसमें पब्लिक और प्राइवेट दोनों मिलते हैं। अजोर में भी वही चीज़ आपको होती है, ठीक है। तो ये क्या करता है, आपकी जो पब्लिक आईपी एड्रेस उसको रिजॉल्व करता है आपके डोमेन नेम के साथ, ठीक है। इसका यूज़ केस क्या होता है, वेबसाइट होस्ट करना है, ग्लोबल एक्सेस करना है एप्लीकेशंस को, या अब सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस जो एप्लीकेशंस हैं उनको यूज़ करना है। इसका जो वर्क फ्लो होता है वो कैसे होता है, सबसे पहले ये पब्लिक वाले का बता रहा हूँ मैं। सबसे पहले यहाँ पर इंटरनेट यूज़र होगा। इस इंटरनेट यूज़र की जो रिक्वेस्ट है, क्या है, इंटरनेट यूज़र की रिक्वेस्ट है, वो क्या होती है, आपके अजोर पब्लिक डीएनएस पे आएगी। क्या होगी, अजोर पब्लिक डीएनएस पे आएगी। उसके बाद अजोर पब्लिक डीएनएस के बाद नेक्स्ट क्या होगा आपके पास, तो यहाँ से आपका आईपी पे जाएगा, ठीक है, और आईपी से जो है आपके वेब सर्वर पे जाएगा। तो यहाँ पर आपका आईपी पे आएगा जो आपका इंटरनेट एड्रेस है, और आईपी के बाद ये जो है आपका कहाँ पर पहुँचेगा, आपके सर्वर पे जाएगा। तो ये पूरा का पूरा एक फ्लो होता है कब, जब आप पब्लिक का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आता है प्राइवेट डीएनएस, प्राइवेट होस्टेड जोन, ठीक है। तो ये क्या होता है, जो आपका प्राइवेट होस्टेड जोन है इसके ना बहुत सारे यूज़ केस है। कुबरनेटिस अगर आप लोग पढ़ोगे इन फ्यूचर में तो आपको समझ में आएगा। तो बेसिकली जो आपका प्राइवेट होस्टेड जोन है, जो आपका प्राइवेट डीएनएस है, ये क्या होता है, सिर्फ इंटरनल यूज़ केस के लिए होता है। इंटरनल यूज़ केस का मतलब क्या है, आप जिस भी एनवायरनमेंट में अगर कुबरनेटिस में यूज़ कर रहे हो तो वो कुबरनेटिस के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके अंदर ही यूज़ होगा। अजोर क्लाउड में यूज़ करो, अजोर क्लाउड के अंदर ही यूज़ होगा, या फिर गूगल क्लाउड यूज़ करो, गूगल क्लाउड के अंदर। या फिर एक सिंपल सा एग्जांपल बोल दूं कि आपके पास जो इंटरनेट, क्योंकि देखो AWS क्लाउड की बात करूँ, अजोर क्लाउड या किसी भी चीज़ की बात करूँ, आईटी इंडस्ट्री में जो भी चीज़ आपकी होती है वो आपके नेटवर्क के रेंज में होती है, राइट। तो पर्टिकुलर एक नेटवर्क एरिया में काम करेगा आपका, क्या करेगा, आपका पर्टिकुलर एक नेटवर्क एरिया में काम करेगा। तो ये आपका जो प्राइवेट डीएनएस है ये क्या होता है, इंटरनल डीएनएस यूज़ करने के लिए यूज़ होता है। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, आपके पास एक डेटाबेस है और एक फ्रंट एंड है। फ्रंट एंड को डेटाबेस के साथ कनेक्शन बनाना है, तो आपको वहाँ पर आईपी के बदले क्या करना है, नेम यूज़ करना है। तो आपको क्या करना है, प्राइवेट होस्टेड जोन वाला यूज़ करेंगे, पब्लिक यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इसका जो है डेटाबेस कम्युनिकेशन के लिए, सिक्योर एनवायरनमेंट के लिए और माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर में एक दूसरे की सर्विस को बाइंड अप करने के लिए, कॉल करने के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं हमारे प्राइवेट डीएनएस का। समझ में आ गया। अब अजोर डीएनएस के फीचर्स क्या क्या हैं, सबसे पहला ऑटो स्केलिंग मिल जाता है आपका, हाई अवेलेबिलिटी मिल जाती है, लो लेटेंसी मिल जाती है, आरबैक रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल जो मैंने आपको अजोर के अंदर बताया, आईएम इंटीग्रेशन मिल जाता है। फिर प्राइवेट डीएनएस विथ वर्चुअल नेट जो आपका वीनेट होता है उसके साथ लिंक कर सकते हो, अलियास रिकॉर्ड कर सकते हो आप, पॉइंट टू अजोर रिसोर्सेज, तो अजोर रिसोर्सेज के साथ आप क्या कर सकते हो, इसको माइंड कर सकते हो। अब यहाँ पर मैं आपको कुछ रियल टाइम सिनारियोज दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि मैंने क्या किया, एक AWS बोल रहा हूँ, अजोर VM बना दिया मैंने। क्या कर दिया, अजोर VM बना दिया मैंने। इस VM पे मेरी वेबसाइट रन हो रही, क्या हो रही, माय वेबसाइट रन हो रही। अब इस वेबसाइट को एक्सेस करना है, क्या करना है, इस वेबसाइट को एक्सेस करना है। दो तरीके हैं, पहली तो मैं आप लोगों को पब्लिक आईपी दे दूं, बट अगर मैंने पब्लिक आईपी दे दिया तो प्रॉब्लम क्या आएगी कि भाई आप लोग कब तक याद रखोगे और कितने लोग मेरी वेबसाइट को एक्सेस कर पाएंगे, तो मेरा बिजनेस तो ग्रो ही नहीं होगा। तो मैंने क्या बोला कि इस पब्लिक आईपी को डोमेन नेम के साथ बाइंड करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। दूसरा यूज़ केस, मान लीजिए आपके पास एक एप्लीकेशन सर्वर है, दूसरा डेटाबेस सर्वर है। अब आप अपने एप्लीकेशन सर्वर को और डेटाबेस सर्वर को क्या करना चाहते हो, सिक्योर कम्युनिकेशन कराना चाहते हो विदाउट इंटरनेट में ट्रैफिक को भेजे हुए। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर प्राइवेट डीएनएस होस्टेड का यूज़ करोगे। समझ में आ गया। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ें करनी। चलिए मैं आता हूँ ज़रा और इसका प्रैक्टिकल कराता हूँ तो आप लोगों को ज़्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा। सो 1 मिनट दो मुझे। यहाँ पर आएंगे आप। सबसे पहले देखो मैं क्या करता हूँ, एक EC2 बोल रहा हूँ, वर्चुअल मशीन लॉन्च करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर VM पे आइए आप।
वर्चुअल मशीन में। देखो मेरे पास कोई वर्चुअल मशीन नहीं है, मैं क्रिएट करता हूँ वर्चुअल मशीन। देखो रिसोर्स ग्रुप मेरे पास नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, क्रिएट कर लेता हूँ। किस नाम से? विवेक के नाम से मैं एक रिसोर्स ग्रुप क्रिएट कर रहा हूँ। उसके बाद वर्चुअल मशीन का नाम तो मैंने दे दिया web-server। ओके। उसके बाद रीज़न, अवेलेबिलिटी जोन, ये सब तो आपने देखा ही है। उबंटू की मशीन ले रहा हूँ। ये साइज़ बोल रहा है V1S सपोर्टेड नहीं, मैंने बोला कोई नहीं ये। अच्छा, आपने इतना, देखो सर, इतना हैवी वाला सर्वर आपने लेके छोड़ दिया था, इसलिए इतना ज़्यादा बिल आ गया। ये चीज़ ना आप ध्यान रखना। तुरंत यूज़ करो, तुरंत डिलीट कर दो, नहीं तो आपका ये जो 16-18 हज़ार मिले थे ना, 4-5 दिन में ख़त्म हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने साइज़ चूज़ कर लिया। उसके बाद पासवर्ड का ऑप्शन, तो यूज़र नेम जैसे मैं अजूर ले लेता हूँ। उसके बाद पासवर्ड सेट कर देता हूँ अपने अकॉर्डिंग जो भी है। चलिए, उसके बाद यहाँ पर मैं HTTPS अलाउ कर देता हूँ। उसके बाद कुछ भी नहीं करना है आपको, नेटवर्किंग वगैरह में आ जाओ। यहाँ पर अगर कुछ है पब्लिक आईपी वगैरह का रिलेटेड तो यहाँ पर देख लो, आपको वीनेट पब्लिक आईपी दोनों आपके पास आ जाएंगी। वेट करो, लोड हो रहा है। आ गया। ये वेब सर्वर वीनेट के नाम से आएगा। ये आपका सबनेट है, ये पब्लिक आईपी आ गया। ठीक है, और बोल भी रहा है पब्लिक आईपी हैव अ नॉमिनल चार्ज। ठीक है, तो इसका थोड़ा सा चार्ज लगेगा, नो प्रॉब्लम। फिर यहाँ पर बोल रहा है NIC सिक्योरिटी ग्रुप बेसिक लेके चल रहा हो, आपने पोर्ट अलाउ कर दिया, डिलीट पे टिक कर दो। उसका लोड बैलेंसर यूज़ नहीं करना है। मैनेजमेंट पे आ जाइए। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर आपको कुछ आइडेंटिटी वगैरह, माइक्रोसॉफ्ट इंटर आईडी कुछ अटैच करना नहीं करना। मॉनिटरिंग पे कुछ नहीं करना। नेक्स्ट रिव्यू एंड क्रिएट कर दो, सिंपल सा फंडा। प्लीज़ म्यूट रखें अपने आप को अननेसेसरी, जब तक ज़रूरत ना हो। तो यहाँ पर मैंने वैलिडेशन कर दिया, डन। तो कर दीजिए यहाँ पर क्रिएट। सो क्रिएट हो गया हमारा वर्चुअल मशीन। तो एज़ पर रिक्वायरमेंट आप लोग देख रहे हो, पहले मैंने एक वर्चुअल मशीन बनाया, इस पर मैं अपनी वेबसाइट रन करूँगा। क्या करूँगा? अपनी वेबसाइट रन करूँगा। ठीक है, सो आ जाइए यहाँ पर। ये डिप्लॉयमेंट हो रहा है। फिर उसके बाद मुझे होस्टेड जोन भी क्रिएट करने हैं अज़ूर के अंदर। सो वेट करो आप लोग। अभी भी डिप्लॉयमेंट इन प्रोग्रेस दिखा रहा है। हो गया डिप्लॉयमेंट। आ जाइए यहाँ पर आप अपने रिसोर्स के अंदर, और इसको हम कनेक्ट करते हैं SSH का यूज़ करके। सो यहाँ पर कनेक्ट पे क्लिक करिए। ये आप SSH कमांड से करेंगे। CMD पे आ जाइए। सॉरी, CD, वो AWS की आदत पड़ी हुई है, कोई नहीं। यहाँ पर आ जाइए SSH अजोर, और यहाँ पर आप कर दीजिए यस। सर पासवर्ड पूछ रहा है, तो मैंने जो पासवर्ड सेट किया हुआ वो दे देता हूँ। ओके, सो वेट करिए, कनेक्ट हो जाएगा। कनेक्ट हो गया।
अब यहाँ पर मैं रूट यूज़र से लॉगिन कर जाता हूँ और कमांड चलाइए apt अपडेट कमांड, तो आपकी जो रेपोजिटरी है वो अपडेट हो जाएगी। फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे, अपाचे सर्वर इंस्टॉल करेंगे, ठीक है, जो कि आपका एक वेब सर्वर है। हो गया। अब यहाँ पर चलाइए apt इंस्टॉल अपाचे 2। हो गया डन। उसके बाद आप यहाँ पर cd करके वैर के अंदर आइए, www के अंदर, html के अंदर। यहाँ पर देखो बाय डिफ़ॉल्ट एक फाइल है index.html। दैट मीन्स कि अगर मैं इसकी पब्लिक आईपी उठा के ब्राउज़र पे हिट करता हूँ तो वेबसाइट एक्सेस हो जानी चाहिए। नहीं तो यहाँ पर क्या करो, सर्विस अपाचे 2 स्टार्ट, ठीक है, और इनेबल करोगे आप तो यहाँ पर आपका एक्सेस हो जाएगी। हो गया, यहाँ पर आ जाइए। देखो तो अभी क्या हो रहा है आपके पास, जो अपाचे 2 है इसका डिफ़ॉल्ट पेज आ रहा है। मैंने क्या बोला, मुझे खुद की वेबसाइट रन करनी है। क्या करनी है, खुद की वेबसाइट रन करनी है। तो यहाँ पर देखो ये जो पेज है इसको डिलीट कर देता हूँ और मैं अपना कंटेंट डालता हूँ। तो बिम कमांड से मैं index.html करके एक फ़ाइल बनाता हूँ और इस फाइल के अंदर मैं अपना कंटेंट डाल दूँगा, ठीक है। तो कंटेंट क्या डाल दूँ, चलो खुद से ऐसे ही कुछ डाल देता हूँ। HTML कोड लिया मैंने। उसके बाद यहाँ पर मैं बॉडी टैग यूज़ कर रहा हूँ। इसके अंदर बॉडी के अंदर बीजी कलर के एक एट्रीब्यूट है, यहाँ पर मैं पिंक ले लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर मैं h1 टैग का यूज़ करता हूँ। यहाँ पर लिखता हूँ हेलो वेलकम टू माय अज़ोर डेवऑप्स लाइव क्लास 2026, ठीक है। और यहाँ पर h1 टैग को कर दीजिए आप क्लोज़। इसी तरीके से यहाँ पर आप कुछ और भी लिख सकते हो, जैसे मैं h2 टैग का यूज़ करता हूँ। यहाँ पर लिख देता हूँ h2 टैग का यूज़ किया। यहाँ पर मैंने लिख दिया दिस क्लास इज टेकन बाय विवेक, ठीक है। और यहाँ पर h2 टैग को आप कर दीजिए क्लोज। उसके बाद यहाँ पर आप बॉडी टैग को भी क्लोज कर दीजिए और उसके बाद HTML टैग को भी क्लोज कर दें। ये चीज़ तो आप लोगों को आती होगी, याद हो गई होंगी, राइट। सेव कर दिया हमने इसको। और अब हम जरा आके यहाँ पर हमारे पेज को रिफ्रेश करते हैं। देखो आपको क्या कंटेंट आता है, हेलो वेलकम टू माय अज़ोर डेवऑप्स लाइव क्लास 2026 और दिस क्लास इज टेकन बाय विवेक। तो ये मेरा कंटेंट एक्सेस हो रहा है। बट ये कैसे एक्सेस हो रहा है भाई साहब, अभी ये पब्लिक आईपी के थ्रू हो रहा है, राइट। क्या हो रहा है, पब्लिक आईपी के थ्रू। तो मैंने क्या बोला कि मेरा ये जो पब्लिक आईपी है इसी को तो मुझे क्या करना है, डोमेन नेम में कन्वर्ट करना है। क्या करना है मुझे, डोमेन नेम में कन्वर्ट करना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मेरा जो डोमेन नेम है, तो अज़ोर के अंदर आओगे सबसे पहले आप और इस पर होस्टेड जोन क्रिएट करोगे। सॉरी 1 मिनट रुको। चलिए, तो यहाँ पर आएंगे आप और यहाँ पर सर्च करिए DNS। तो आपके सामने DNS दिख जाएगा। देखो DNS जोन्स दिख रहा है। यहाँ पर देखो आपके पास कोई भी DNS नहीं है, बोल रहा है नो DNS जोन टू डिस्प्ले। तो यहाँ पर क्रिएट पे क्लिक करेंगे आप। पूछ रहा है कि रिसोर्स ग्रुप, तो मैंने बोला कि मेरा रिसोर्स ग्रुप विवेक के अंदर ही बनाऊंगा। और क्या बोल रहा है, दिस जोन इज चाइल्ड ऑफ एन एग्जिस्टिंग ऑलरेडी होस्टेड इन अज़ोर DNS। तो अगर ये पहले से कोई आपके पास जोन है तो उसका चाइल्ड जोन क्रिएट कर रहे हो तो यहाँ पर टिक कर दो। मैंने बोला नहीं। यहाँ पर नेम बोल रहा है, तो नेम में मेरे को क्या रखना, अपना डोमेन नेम को रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने जो डोमेन नेम बाय किया है मैं उस पर आ जाता हूँ। तो बेसिकली मैंने होस्टिंगर पे बाय किया हुआ है मेरा डोमेन, ठीक है। यहाँ पर होस्टिंगर पे आऊँगा।
और यहाँ पर डोमेन नेम पे जाता हूँ मैं, डोमेन पोर्टफोलियो पे अंदर, तो मुझे मेरा डोमेन नेम मिल जाएगा। देखो क्या बोल रहा है, cloudwithvivek.com के नाम से मेरे पास डोमेन पड़ा हुआ है, स्टेटस एक्टिव है, एक्सपायर कब होगा, 6 अप्रैल 2027 को एक्सपायर हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने बोला कोई बात नहीं। यहाँ पर आइए, अपना डोमेन नेम डाल दीजिए और नेक्स्ट एडिटर वगैरह कुछ है तो यहाँ पर कर सकते हो। तो क्या बोल रहा है, अ DNS John file is a text file that contains details of every domain name system record in the John. It follows a standard format। तो अगर आपको इसको करना है कर लीजिए, नहीं करना मत करो। मैंने बोला कोई बात नहीं, मुझे नहीं करना, नेक्स्ट कर दो, फिर रिव्यू एंड क्रिएट। तो यहाँ पर आपका जो होस्टेड जोन है ये क्रिएट होके आ जाएगा। ठीक है, सो वेट करिए आप लोग। देखो वैलिडेशन पास हो गया है। उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, नेक्स्ट आएंगे और क्रिएट कर दीजिए। तो जब ये क्रिएट हो जाएगा तो आपके पास नेम सर्वर मिलेंगे 4। ठीक है, इसको क्या हो गया भाई, क्रीज हो गया क्या? अच्छा, सबमिटिंग हो रहा है, डिप्लॉयमेंट, वेट करिए। देखो बोल रहा है कंप्लीट, गो टू रिसोर्स पे जाओ। तो यहाँ पर देखो आपके पास ये डोमेन नेम आ चुका है, सॉरी कहाँ गया, DNS पे आ जाओ। तो ये आपके पास आ चुका है, इस पर क्लिक करके अंदर आ जाइए आप। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये नेम सर्वर 1 2 3 4 आ गया। ठीक है, ये नेम सर्वर एक एक करके आपके पास आ चुके हैं। फिर यहाँ पर रिकॉर्ड सेट वगैरह ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। ठीक है, रिकॉर्ड सेट में मैंने बताया था आपको जो क्या करना है, रीडायरेक्ट। तो अभी यहाँ पर देखो आपका अजोर का आ रहा है, क्योंकि आपका यहाँ पर अजोर पे होस्टेड हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर कुछ नहीं करना, सिंपल सा आता हूँ यहाँ पर अपने वर्चुअल मशीन पे आइए आप। ठीक है, और इस वर्चुअल मशीन के अंदर जब आएंगे आप, तो यहाँ पर जो आपको पब्लिक आईपी दिख रही है, कहाँ गया, ये पब्लिक आईपी क्लिक करेंगे आप, तो यहाँ पर देखो कॉन्फ़िगरेशन में ऑप्शन आता है आपका DNS लेवल का। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, ये कॉन्फ़िगरेशन में आके यहाँ पर DNS देखो, तो ये बोल रहा है कि ईस्ट US ये डॉट। तो जैसे यहाँ पर मैं ना कुछ नाम दे दूंगा, तो मेरा जो अभी ये वेबसाइट एक्सेस हो रहा है ये कैसे हो रहा है, IP एड्रेस हो रहा है, वो उस नेम से होने लगेगा। तो जैसे मैं यहाँ पर डिफाइन कर देता हूँ vivek.com या क्लाउड विथ विवेक XYZ, कुछ भी डाल दूंगा मैं, वहाँ पर एक्सेस होगा। तो जैसे मैं यहाँ पर दे देता हूँ विवेक, ठीक है, या विवेक रजक, कुछ भी दे दो। तो मैंने विवेक रजक दे दिया और यहाँ पर अप्लाई कर दो आप। ठीक है, तो ये आपका सेव हो जाएगा। और जैसे ही सेव होगा मैं इसको क्या करूँगा आपको दिखाता हूँ। यहाँ थोड़ा सा ऊपर आना, बाहर अपडेट हो गया। यहाँ पर वर्चुअल मशीन पे आइए, इस पे आओ, इस IP एड्रेस पे क्लिक करो, पब्लिक IP पे। तो एक सेकेंड यहाँ पर देखो, यहाँ पर ना ये DNS नेम आ रहा है, तो ये पहले नहीं आ रहा था। ठीक है, पहले यहाँ पर कॉन्फ़िगर का ऑप्शन आता है जब तक कि आप इसको कॉन्फ़िगर नहीं करते हो। तो मैंने इसको कॉपी किया और अगर मैं इसको एक्सेस करता हूँ ब्राउज़र पे, तो मेरी वेबसाइट एक्सेस होगी इस डोमेन नेम से। देखो आ रही वही वेबसाइट। एक बार मैं आपको शेयर करता हूँ ये डोमेन नेम, आप लोग भी एक बार एक्सेस करके देखो चैट से। ठीक है, और मुझे बताओ कि एक्सेस हो रही कि नहीं। vivek.com ये जो करके आ रहा है, ये एक्सेस करके बताओ एक्सेस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, फिर मैं आप लोगों को इसके आगे बताता हूँ। ठीक है, समीर जी, आशीष जी, अनिल जी, एक्सेस किया आपने? हाँ हो रहा है सर। हो रहा है ना। चलिए, अब इसको मुझे क्या करना है, अभी मैं ना इसको हटा देता हूँ। तो ये जो मैं आपको एग्जांपल दे रहा था सी नेम वाला, तो देखो जैसे यहाँ पर मेरे पास ये जो डोमेन नेम आ गया, ये
अब मुझे इसको क्या करना है, मुझे अपने cloudwithvivek.com के साथ बाइंड करना है। मतलब कि अगर कोई बंदा, जैसे ये हो गया, तो कोई बंदा अगर cloudwithvivek.com हिट करे तो उसकी रिक्वेस्ट क्या होनी चाहिए, बैकएंड में इस डोमेन नेम पे आनी चाहिए, और ये डोमेन नेम जिस आईपी एड्रेस को रिप्रेजेंट कर रहा है वहाँ से आए। तो जैसे मैंने यहाँ पर दे दिया vivek.com, तो ये क्या करेगा, vivek.com को जब कोई बंदा हिट कर रहा है तो ये इसकी रिक्वेस्ट यहाँ पर आ गई, यहाँ से क्या होगी, वो आईपी पे चली जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, वो जो आपका आईपी एड्रेस है, जैसे ये आपका आईपी एड्रेस है 20.106 डॉट, उसके बाद आपका 169.109, तो इस डोमेन नेम सॉरी इस आईपी पे आ जाएगी, और ये आईपी जिस सर्वर पे होगा उस सर्वर पे जो भी डेटा होगा वो आपको एक्सेस हो जाएगा। तो ये था। बट मुझे क्या करना है, मुझे तो ये करना है कि भाई कोई बंदा अगर मेरे डायरेक्ट cloudwithvivek.com को हिट कर रहा है तो क्या होना चाहिए, मेरी वेबसाइट डायरेक्ट cloudwithvivek.com से आ जानी चाहिए। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, अपने होस्टिंगर पे जाना है। यहाँ पर डोमेन पे देखो आपको मैनेज का ऑप्शन दिखेगा, कहीं पर डोमेन पे आएंगे आप, देखो ये मैनेज का ऑप्शन दिख रहा है सभी में ना। देखो GoDaddy में जाओगे उसमें थोड़ा अलग ऑप्शन होता है, सब में अलग अलग मिलेगा आपको। तो यहाँ पर आने के बाद आपको थोड़ा सा ऑप्शन मिलेगा, ये DNS नेम सर्वर का ऑप्शन मिल रहा है, इसको एडिट पे क्लिक करना है, यहाँ पर चेंज नेम सर्वर करना है, और यहाँ पर चेंज नेम सर्वर करके ये आपके 1 2 3 4 5 6 जितने भी आ रहे हैं इन सब में क्या करना है, अपने जो अजोर DNS का नेम सर्वर मिला था उसमें आपको डाल देना है। क्या कर देना है, आपका जो अजोर के अंदर मिला हुआ था उसके अंदर आके आपको डाल देना है। ठीक है, तो चलिए आते हैं यहाँ पर, और उसको उठा के एक एक करके आपको क्या करना है, इसके अंदर डिफाइन कर देना है। ठीक है, चलिए तो इसको हटा देंगे। ठीक है, ये 1 2 जो भी है आपके पास, तो कहाँ गया आपका ये, तो इसके आएंगे अजोर DNS। तो देखो ये नेम सर्वर 1 है, उठाया हमने, इस पर डाल देते हैं। उसके बाद क्या बोल रहा है, इनवैलिड नेम सर्वर स्ट्रक्चर कैसे बोल दिया इसको, एक मिनट रुकना भाई, इसको देखना पड़ेगा। चलो इसको डाल के देखते हैं। तो यहाँ पर आएंगे आप, ये नेम सर्वर 1 वाला उठाया हमने, ठीक है। उसके बाद दूसरे में डालते हैं, दूसरा उठा के डाला आपने, इसका तीसरे पे डालिए, थर्ड आ गया, फिर फोर्थ। सर वो इनवाइटेड बता रहा है। हाँ हाँ, वो समझ गया मैं क्यों बता रहा है। इसमें ना आपको क्या करना था, डॉट हटाना है, ये लास्ट में डॉट लगा हुआ है, ये डॉट हटा देना आप लोग। GoDaddy में भी लोगे उसमें भी यही चीज़ करनी है। ठीक है, ध्यान रखिए। इतना कर दिया आपने, उसके बाद यहाँ पर कर दीजिए सेव। समझ में आ गया, बड़ा सिंपल था, वो डॉट का मैंने ध्यान नहीं दिया था इसलिए। अब उसके बाद नेक्स्ट आपको क्या करना है, आपको अपने अजोर पे आना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्लोज कर, क्या बोल रहा है, नेम सर्वर चेंज हो चुके हैं। अब जब आपका नेम सर्वर चेंज हो गया है तो यहाँ पर अगर मैं वेबसाइट एक्सेस करता हूँ cloudwithvivek.com, तो देखो क्या मेरी वेबसाइट एक्सेस हो रही है, बिल्कुल हो रही है। लेकिन मुझे क्या करना है, मुझे ये वाली एक्सेस नहीं करवानी, मुझे तो अपना जो क्या बोलते हैं अजोर में होस्टेड है वो वाली वेबसाइट एक्सेस करवानी। क्या करवाना है मुझे, वो वाली वेबसाइट मुझे एक्सेस करवाना है। तो यहाँ पर आएंगे आप अपने अजोर के अंदर, और उसकी पब्लिक आईपी कहाँ गया आपका, इस पे। ठीक है, तो इसका पब्लिक आईपी कहाँ गया आपका, ये आईपी एड्रेस, चलो ये पब्लिक आईपी एड्रेस है। एक बार इस पे देखो जरा, एक्सेस करके, एक्सेस हो रहा है आपका, बिल्कुल एक्सेस हो रहा है। तो ये पब्लिक आईपी को मैंने उठा लिया, और मुझे क्या करना है, यहाँ से अपडेट करना। तो उससे पहले यहाँ पर आएंगे, आपको क्या करोगे, देखो ये जो DNS मैंने अपडेट करा है इसको आप चेंज कर देना। ठीक है, तो कहाँ गया आपका, एक मिनट, वर्चुअल मशीन के अंदर आएंगे आप, इस पब्लिक आईपी पे मैंने क्लिक किया, कॉन्फ़िगरेशन गए, इसको मैंने हटा दिया। ठीक,
और उसके बाद यहाँ पर आप कर दीजिए अप्लाई। अप्लाई क्यों नहीं आ रहा भाई? आ गया अप्लाई का ऑप्शन, तो मैंने एम्प्टी रख के अप्लाई कर दिया। ठीक है, सो वेट करो, ये अपडेट हो गया। अब यहाँ पर देखो, अगर आपका जो नेम वाला मैंने एक्सेस किया था, किस नाम से था, विवेक कुछ करके, विवेक रजक डॉट इस, देखो इस नाम से ना अब एक्सेस नहीं होगा, ये एरर दे देगा। एरर आ गया, क्यों? क्योंकि ये नाम ही आपका हट गया। अब मुझे एक्चुअल में करना क्या है, मुझे तो ये करना है कि मेरी जो वेबसाइट है, जो अजोर का वर्चुअल मशीन है, वो आईपी एड्रेस से मेरा क्या होना चाहिए, डोमेन नेम को कोई हिट करता है तो वहाँ पर क्या होना चाहिए, आ जाना चाहिए। तो यहाँ पर मुझे कुछ नहीं करना है, ये इस पे आओ और होस्टेड जोन के अंदर आपको रिकॉर्ड सेट पे जाना है, ऐड पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको जो कुछ नेम डालना है तो नेम डाल दो, जैसे मैं यहाँ पर ना एक सेकंड पहले आपको ये दिखाता हूँ, जैसे www.cloudwithvivek.com, cloudwithvivek.com। अगर आप इसको एक्सेस करोगे तो आपको कोई वेबसाइट एक्सेस नहीं होनी चाहिए वैसे तो, अगर हो रही है तो इस पर मैं कुछ और, चलो इसमें क्या डाल दो, web.cloudwithvivek.com डालो। ठीक है, web.cloudwithvivek.com। मैंने ऐसा क्यों डाला है, क्योंकि मेरा जो डिफ़ॉल्ट वेबसाइट है वो www.cloudwithvivek.com पे रन हो रहा है। ठीक है, तो मैंने बोला कोई बात नहीं, यहाँ पर देखो ये web.cloudwithvivek.com पे नहीं चल रहा है, तो यहाँ पर मैंने क्या बोला, www की जगह वेब डाल दो। ठीक है, तो web.cloudwithvivek.com, ये जो नाम दिख रहा है इस नाम से एक्सेस होगा। अब यहाँ पर रिकॉर्ड टाइप, तो मैंने आपको बताया, देखो ए रिकॉर्ड किस लिए यूज़ करते हैं, आईपी वर्जन 4 के लिए। 4 टाइम ए वाला कब यूज़ करते हैं, जब आपको आईपी वर्जन 6 करना हो। CAA ये क्या है, सर्टिफिकेट अथॉरिटी के लिए यूज़ होता है जब आप SSL वगैरह लगाते हो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है सी नेम, तो जब आपके डोमेन को सब डोमेन के साथ बाइंड करना है तो सी नेम यूज़ करते हो। मेल सर्वर के लिए आपको MX करना है, नेम सर्वर रिकॉर्ड के लिए आपको NS यूज़ करना है, सर्विस रिकॉर्ड के लिए SRV, वेरिफिकेशन वगैरह के लिए टेक्स्ट रिकॉर्ड करना है, पॉइंटर रिकॉर्ड के लिए PTR, राइट। तो इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो। तो मैंने बोला कोई नहीं, मुझे यहाँ पर क्या यूज़ करना है, ए टाइप। उसके बाद क्या बोल रहा है, कोई रिकॉर्ड अलियास सेट करना है, मैंने बोला नहीं। तो यहाँ पर बोल रहा है कि मुझे वो आईपी एड्रेस डाल के दे दो जो आईपी एड्रेस आपको क्या करना है, एक्सेस करवाना है। तो यहाँ पर आप डाल दो, और उसके बाद यहाँ पर जो TTL का टाइम है ना, इसको आवर की जगह सेकेंड में डाल दो। तो ये क्या होगा कि आपका जो अपडेट है ये तुरंत आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर मैंने आईपी एड्रेस डाल दिया और ऐड कर दिया, डन। ठीक है, तो अब यहाँ पर मेरे पास देखो एंट्री आ गई है वेब, और ये cloudwithvivek.com करके आ जाएगा। ठीक है, तो देखो अब मैं इसी पेज को क्या करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, और देखना मेरी वेबसाइट एक्सेस हो जाएगी। सो वेट करें थोड़ा सा। चलो इसको इनकॉग्निटो में ओपन करता हूँ, web.cloudwithvivek.com। वेट करो थोड़ा सा, एक बार आप लोग अपने मोबाइल में सर्च करके देखो web.cloudwithvivek.com आ रहा है। एक बार आप लोग अपने मोबाइल में करके देखो, शायद हो सकता है वो मेरे कैसे से नहीं आ रहा है।
आईटी से तो आ रहा है। फिर प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? वेट करो, नहीं हो रहा। नहीं आ रहा है, वेट करिए। ठीक है, इसको डिलीट करके ज़रा एक नया रिकॉर्ड क्रिएट करता हूँ। क्या